हेलो सिनेफाइल्स, इस वीडियो में देवरा मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे। आपने अगर मूवी देखी है तब इस वीडियो को आगे देखना, और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तब भी वीडियो को पूरा देखना पर म्यूट करके, इससे रिटेंशन बढ़ेगा वीडियो का। देखो, मूवी के स्टार्टिंग में ब्यूरोक्रेट्स की एक मीटिंग होती है और आपने इस मीटिंग को अगर ध्यान से नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। बेसिकली ये मीटिंग 1996 में पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंबई में टेक प्लेस करती है, जहाँ पर टॉप ऑर्डर की एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही होती। इस मीटिंग में गृह मंत्री और रो चीफ ऑफिसर भी इंक्लूड होते और इस मीटिंग का सब्जेक्ट होता है येटी। अबे येटी कौन है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। गृह मंत्री बोलते हैं इस साल का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो हम होस्ट करेंगे, मतलब वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और नेक्स्ट मंथ इसकी ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें 12 टीमें और 3 देशों के लीडर्स गेस्ट होंगे, पर इसमें शायद कुछ बुरा हो सकता है। अब वो बुरा क्या है, रो चीफ ऑफिसर बताते हैं, गैंगस्टर भाई दया और येटी। अब हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पिछले महीने दया के दुबई बैंक में अरब देशों से भारी अमाउंट से पैसे आए और नेक्स्ट मंथ जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें दया और उसका भाई येटी कुछ बड़ा हादसा प्लान कर रहे हैं। दया का कुछ पता नहीं, पर यहाँ के सारे काम उसका भाई येटी संभालता है और ये येटी को पकड़ना चाहते हैं, जिसके लिए इनके पास स्पेशल टास्क फोर्स से इंस्पेक्टर शिवम है। पिछले 3 साल से इंस्पेक्टर शिवम येटी के ऑपरेशंस पर नजर रख रहे हैं और पिछले 3 साल में इंस्पेक्टर शिवम येटी को अरेस्ट करते करते रह गए, क्योंकि हर बार ऊपर से ऑर्डर आया कि येटी को हाथ नहीं लगाना है। अब वही गृह मंत्री फुल पावर देते हैं इंस्पेक्टर को कि जाओ और येटी को पकड़ के लाओ। सर एक बार बियर बाइसेप्स को मौका देते, येटी क्या उसकी पूरी फैमिली आपको मिल जाती। पूरी मूवी देखने के बाद ये क्लियर है इंस्पेक्टर शिवम येटी में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमें पता चलता है 2 महीने से येटी और उसके गैंग मेंबर्स अंडरग्राउंड हो चुके हैं और इस पूरी मीटिंग का एक ही मोटिव है, येटी को ढूंढना। तो इंस्पेक्टर शिवम चल पड़े येटी को ढूंढने। इस बीच में ये येटी के गैंग मेंबर राणे को पकड़ने का जाल बनाते ताकि येटी के बारे में कुछ जानकारी निकले, और इनको पता चलता है राणे अंडरग्राउंड होने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड से रेगुलर मिलता था और अगर राणे की गर्लफ्रेंड मिल गई तो राणे भी मिल जाएगा। अब इनको लड़की मिल जाती है और उसके साथ ये पुलिस वाले डील करते कि हम तेरे को सेफ रखेंगे, बस तू राणे को बुला, और ये ट्रिक काम कर गई। राणे आए और इंस्पेक्टर शिवम भी वहां पर पहुंच गए। अब राणे गोलियां चलाने लगता है, उसने अपने गर्लफ्रेंड को मार भी दिया। ये कैसी सेफ्टी दे रहे थे पुलिस वाले। एनीवेज पुलिस वाले राणे को पकड़ लेते और उसको टॉर्चर करते, बता येटी कहाँ है। फिर राणे बताता है येटी जो है वो साउथ की तरफ गया है, आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पर एक गांव है रत्नागिरी, वहाँ पे मुरुगा नाम का एक स्मगलर है। वो माल पोर्ट से नहीं बल्कि सीधे समंदर से उठा लेता है और 3 महीने पहले येटी भी वहाँ गया था और तब से वापस नहीं आया है वो। और अब इंस्पेक्टर शिवम चल पड़े मुरुगा को ढूंढने और इस चक्कर में ये डीएसपी तुलसी से मिलते हैं। अब यहाँ पर ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी तो बता नहीं सकते कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो ये बॉम्बे बेस्ड स्मगलर डैनी बनकर डीएसपी तुलसी से मिलते हैं। फिर वही अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमारा एक कंसाइनमेंट समुद्र के रास्ते आ रहा है, उसको पोर्ट से निकालना मुश्किल है और एक मुरुगा नाम का स्मगलर है वो समुद्र के रास्ते माल निकाल सकता है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है यहाँ आकर पता चला कि वो मर गया है, और जब यहाँ आके हमने पूछताछ की तो पता चला एरिया के डीएसपी तुलसी मुरुगा की बहुत हेल्प करता था और अब हमारी भी हेल्प कर दो जैसे मुरुगा की हेल्प करी थी। फिर डीएसपी तुलसी बोलता है समुद्र से माल बाहर निकाल कर ना मुरुगा लाता था और ना मैं, और वहाँ सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है उस पर 4 गांव बसे हैं और उस पूरे इलाके को लाल समुंदर कहते हैं और वहाँ के लोग समुद्र से सब कुछ निकाल के लाते हैं। अब इंस्पेक्टर शिवम पूछता है वहाँ किससे मिलना है। डीएसपी बताता है बेहरा से, यानी कि अपने सैफ अली खान। अब इसके बाद इंस्पेक्टर शिवम बेहरा से मिलने चले जाते हैं। अब इंस्पेक्टर शिवम बेहरा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम बॉम्बे से तुमसे मिलने आए हैं, एक जहाज आ रहा है विदेश से और बॉम्बे में सामान उतारना बहुत ही मुश्किल है और कल देर रात को वो जहाज गुजरेगा यहाँ से और समुद्र के अंदर घुसकर आधी रात को सिर्फ तुम ही लोग हो जो मेरा सामान ला सकते हो। अब बेहरा के जो लोग हैं ना वो इस काम को करने के लिए मना कर देते हैं, तो इंस्पेक्टर इनको धमकी देने लगता है एंड देन बेहरा लिटरली इनको मारकर भगा देता है। फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और किसी ऐसे को ढूंढने लगते हैं जिसके पास येटी की इन्फॉर्मेशन हो, और उनको मिलता है प्रकाश राज का कैरेक्टर सिंगप्पा। अब सिंगप्पा इनको बोट पर ले जाता है और फिर से इंस्पेक्टर वही बातें बोलने लगता है, अपने लोगों को बोलो मेरा काम कर दे। फिर इंस्पेक्टर अपनी डायमंड की रिंग सिंगप्पा को दे देता है और सिंगप्पा उस रिंग को समुद्र में फेंक देता है। अब इंस्पेक्टर रिंग को लेने के लिए समुद्र में कूद जाता है। फिर समुद्र के अंदर इंस्पेक्टर को बहुत सारे स्केलेटन्स दिखते हैं। इंस्पेक्टर अब डर जाता है और अपनी रिंग को भूलकर समुद्र से बाहर आ जाता है। फिर सिंगप्पा बोलता है यही वो डर है जिसकी वजह से यहाँ के लोग समुद्र में जाने से डरते हैं और शायद कभी जाएंगे भी नहीं। अब इंस्पेक्टर सिंगप्पा से पूछता है वो कौन लोग थे और उनको किसने मारा। फिर वही देवरा का बिल्डअप,
सिंगप्पा बोलता है ये सब उसने किया है और ये कहानी उसी की है। देन हमें देवरा का टाइटल कार्ड मिलता है देखने को, वो भी 16 मिनट के बाद। इसके बाद हमें देवरा और जो इस पर्वत पर लोग रहते हैं इनकी हिस्ट्री बताई जाती है कि कई साल पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य था, उसको जीतने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था। लेकिन उस पर्वत पर राजा की एक सेना थी जो किसी से नहीं डरती थी, शस्त्र उनके भगवान थे और ये जो सेना थी ना ये समुद्र की रक्षा करती थी और इन्होंने समुद्र की काफी टाइम तक रक्षा की और शत्रु के खून से लाल हुआ ये समुद्र इसीलिए लाल समुद्र कहलाता है। उसके बाद राज्य बिखर गया था। आगे फिर हमें बताया ब्रिटिशर्स देश की संपत्ति लूट कर ले जाने लगे। सेना से फिर ये देखा नहीं गया, फिर सेना ने ब्रिटिशर्स की शिप से लूटा हुआ माल फिर से लूट कर यहाँ के लोगों में बांटना शुरू कर दिया और जब ब्रिटिशर्स चले गए देश को इनकी जरूरत नहीं रही और इस चक्कर में ये पर्वत इग्नोर रह गया और यहाँ के लोगों के पास कोई काम नहीं रहा। तो अब जो इनकी प्रेजेंट में जनरेशन है वो थोड़ा गलत कामों से पैसा कमाती है। अब जो मूवी की स्टोरी है वो 12 साल पहले चली जाती है। हम देखते हैं देवरा, भेरा और भी कई लोग शिप से कंटेनर लूटना चाहते हैं। बेसिकली आपने स्टार्टिंग में एक नाम सुना था मुरुगा, वो इनको कंसाइनमेंट देता है कि शिप से कंटेनर को लूट लो शिप को पोर्ट पर पहुंचने से पहले और इन कंटेनर्स में वेपन्स होते हैं जो कि इलीगली इंडिया में लाए जाते हैं। अब देवरा और उसके साथी को ये नहीं पता होता और वो बिना जाने ये काम करते हैं। फिर मूवी में आगे हमें बताया जाता है कि इस पर्वत पर 4 गाँव है जिसमें हम देखते हैं 4 गाँव के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और इनके गाँव में अभी भी इनके पूर्वजों के जो शस्त्र है उनकी पूजा होती है और हर साल एक संग्राम होता है और जो उस संग्राम को जीत जाता है वो अपने साथ इन शस्त्रों को ना उसके गांव ले जाता है और संग्राम में हर एक गांव से सिर्फ 2 ही आदमी उतर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में जो संग्राम वाली सीक्वेंस है उसमें देवरा बोलता है कि हम 4 गांव हैं, आपस में क्यों लड़ना, हर एक साल एक एक गांव इन शस्त्रों को अपने साथ लेकर जा सकता है और इस साल रायप्पा के गाँव को दे देते हैं जिस पर भेरा मना करता है। एंड देन हमें संग्राम देखने को मिलता है जिसे ऑब्वियसली देवरा जीत जाता है और वो शस्त्र को रायप्पा को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं देवरा को नाइटमेयर आता है जिसमें वो देखता है कि उसने कुछ लोगों को मारा है और ये सब देवरा जोगुला को बताता है। जोगुला को आप वाइकिंग्स के शेर से रिलेट कर लो जो फ्यूचर के बारे में लोगों को वार्निंग देती है और ये देवरा को बोलती है आने वाले दिन अच्छे नहीं है, जिन्हें तो अपना समझता है ना वो तेरे अपने नहीं है देवरा। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ लोग बस से शहर जा रहे होते हैं। देन वहां पर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें देवरा के एक साथी जो कि पहले ही मर गया था समुद्र में, उसका जो बेटा होता है वो भी अब मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुरुगा फिर से न्यू कंसाइनमेंट लेकर आता है कि 2 दिन में हमारा माल फिर से जहाज से समुद्र पार करेंगे, कैसे भी उसको लेकर आओ। पर इस बार देवरा बोलता है कि समुद्र में कोस्ट गार्ड की निगरानी बढ़ गई है इसलिए हमें कुछ दिन तक काम रोकना चाहिए। पर बाकी के गांव वाले देवरा की बात नहीं मानते और मुरुगा के इस काम को करने के लिए हाँ बोल देते। फिर रायप्पा देवरा को समुद्र पर जाने के लिए मना लेता है। एंड देन वही हुआ जिसका डर था, कंटेनर लाते टाइम कोस्ट गार्ड इनको पकड़ लेते हैं और इनको बताते कि इन कंटेनर्स में वेपन्स है और इन्हीं वेपन्स की वजह से इनके गांव का एक लड़का भी मरा। अब ये सुनकर देवरा का हृदय परिवर्तन हो गया और आज से उसने कसम खा ली कि आगे से वो ये सब नहीं करेगा। पर इतना टाइम में भेरा अपने हाथ खोल लेता है और इन पर अटैक करने लगता है। फिर सबके सब अटैक करने लगते हैं। देन देवरा कोस्ट गार्ड्स को बचाने लगता है। उसके बाद भेरा और दूसरे लोग कंटेनर को लेकर मुरुगा के पास चले जाते हैं पर देवरा मुरुगा को इन कंटेनर्स को ले जाने नहीं देता और लिटरली देवरा इन कंटेनर्स को धकेल कर जिसकी ऑपोजिट साइड से 6 लोग फोर्स लगा रहे थे, लिटरली देवरा उस कंटेनर को अकेले धकेल कर फेंक देता है। इसके बाद देवरा किसी को भी इलीगल काम करने के लिए समुद्र में जाने नहीं देता और अगर कोई इलीगल काम करने के लिए चला भी गया तो उसकी पीठ पर देवरा लव बाइट दे देता है अपने वेपन से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं भेरा एक प्लान बनाता है। रैयप्पा की बहन समुद्र में सुसाइड करने चली जाती है, भेरा उसको बचा लेता है और भेरा रैयप्पा की बहन की शादी उसके भाई से करवाने के लिए बोलता है रैयप्पा को, जिससे देवरा भी शादी में आएगा और देवरा जब नशे में होगा अफवाह फैला देंगे कि समुद्र में लोग फिर से माल लूटने जा रहे हैं और जब देवरा समुद्र में जाएगा उसे मार देंगे। और रैयप्पा को जैसे ये सब पता चलता है वो भेरा को बोलता है, फिर भेरा रैयप्पा को बोलता है अगर तूने देवरा को कुछ भी कहा तो तेरी बहन मर जाएगी। इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था यहाँ पर भेरा और भेरा रैयप्पा को बोलता है जा देवरा को ये सब बोल। और फिर देवरा जब ये सब सुनता है वैसे ही डायरेक्ट समुद्र की ओर चला जाता है। देन हमें इंटरवल फाइट सीक्वेंस मिलती है देखने को जहाँ देवरा सबको मार ही देता है और जब भेरा और दूसरे गाँव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं देवरा ने लोगों की बॉडीज को लटकाया है और हम देखते हैं पत्थर पर कुछ लिखा है कि देवरा अब समुद्र में चला गया है और अगर कोई समुद्र में मार लेने गया तो देवरा उसे ऐसा करने नहीं देगा। अब सेकंड हाफ में वही कहानी चलती है कि देवरा को समुद्र में गए हुए 2 साल बीत गए थे और इस बीच देवरा का डर कम हो गया था और भेरा के उकसाने पर कुछ लोग समुद्र पर चले गए और देवरा ने उनको बहुत मारा। फिर से लोग समुद्र में गए पर इस बार
मछली पकड़ने। और इस बार देवरा नहीं आया, अच्छा काम कर रहे तो क्यों ही आएगा। इस बीच बेहरा ने देवरा को बुलाने के लिए शस्त्र पूजा में देवरा के कुछ लोगों को भी मार दिया, पर फिर भी देवरा नहीं आया। बेहरा ने इस बीच में कुछ लड़कों को ट्रेन किया देवरा से लड़ने के लिए, और अब 12 साल बीत गए। बेहरा ने जिन लड़कों को ट्रेन किया अब वो भी बड़े हो गए, और जो देवरा का बेटा था वरा वो भी बड़ा हो गया। और पूर्वी गाँव का जो मुखिया था कुंजरा, जिसको इंटरवल में देवरा ने मार दिया था, अब उसका बेटा समरा देवरा से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है, और ये बेहरा से मिल गया है। डायरेक्ट इस मूवी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। वैसे भी सेकंड हाफ में ज्यादा कुछ खास नहीं था, तो मुर्गा और डीएसपी तुलसी फिर से आते और बेहरा को बोलते नेक्स्ट वीक हमारा माल जहाज पर लाल समुद्र पार करेगा, और माल के साथ उन्हें देवरा का सर भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है बेहरा को किसी ने नींद में इंजर्ड किया होता है, जो समरा था। समरा का ऐसा करने का रीजन सिंपल था कि उसको देवरा को मारना है, और अगर बेहरा समुद्र में जाता तो वो देवरा को खुद मारता, जिससे समरा अपने बाप कुंजरा की मौत का बदला नहीं ले पाता। अगले सीन में हम देखते हैं वरा की जो बहन होती है उमा, उसको बेहरा के आदमी अरेस्ट कर रहे होते। वरा बेहरा के आदमियों को मारता, और सुबह वरा का सिंगप्पा बताता कि तेरे मारने से बेहरा का एक आदमी मर गया है। इस पर वरा बेहरा के पास चला जाता है और बेहरा को बोलता है कि उसने बेहरा के आदमी को नहीं मारा, और वरा बोलता है बेहरा को कि मैं तुम में से एक ही हूँ। इस पर बेहरा बोलता है आजाद मेरे लड़के समुद्र से माल उठाने जा रहे हैं, अगर तू उनके साथ गया और उनकी मदद की तो कल से तू हमारा होगा और मेरी रक्षा में रहेगा। एक्चुअली बेहरा का जो आदमी मारा था उसको वरा ने नहीं, बेहरा ने ही मारा था, ताकि बेहरा वरा को समुद्र में भेजे, और अपने बेटे वरा को समुद्र में देखकर देवरा को शौक लगे और वो अपने बेटे को मारने से पहले थोड़ा सोचे। और इस बीच में बेहरा के लड़के देवरा को मार देंगे। क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है देवरा पहले ही मर चुका था, और इतने टाइम तक वरा देवरा बनकर जी रहा था। जो भी लोग समुद्र में माल के लिए गए थे उनको देवरा ने नहीं, वरा ने ही मारा था। और हमें एंड में इस सदी का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिला देखने को। कौन बोल रहा बाहुबली में देख लिया ये हमने कि आखिर क्यों वरा ने अपने पिता देवरा को मारा, और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मूवी खत्म होती है। देखो मुझे ऐसा लगता है, थ्योरी है मेरी, कि देवरा ने वरा को बोला होगा कि वो उसे मारे। हम एंड में देख सकते हैं वरा ने वेपन पकड़ तो रखा है, पर काफी लूज पकड़ रखा है उसने वेपन को, और देवरा खुद वेपन पर फोर्स लगा रहा है। क्लियर ही है इससे देवरा का अपना कोई रीजन है मरने के लिए, और वरा उसको मारना नहीं चाहता। पर अब वो रीजन क्या है? मे बी देवरा ने अपने साथियों को मारा हो, इसी वजह से उसके मन में गिल्ट हो, तभी वो मरना चाहता हो, क्योंकि अपने ही साथियों को मारने के बाद वो गाँव में किसी से नजरें नहीं मिला पाता। तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है, या कुछ और रीजन भी हो सकता है। ये तो अब देवरा पार्ट 2 देखकर ही पता चलेगा। ओवरऑल देवरा पार्ट 1 मेरे लिए अबव एवरेज मूवी रही। मैंने मूवी के फर्स्ट हाफ में कुछ सीक्वेंस को एंजॉय किया, जैसे वो शिव वाली सीक्वेंस थी और जूनियर एनटीआर का डांस एंड मूवी का इंटरवल। मैं जेन्युइनली चाहता था मूवी में और भी ऐसी मूवमेंट्स हो जिन्हें मैं एंजॉय करूं, पर मूवी में कमियां बहुत है, खासकर मूवी के स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स और मूवी का सेकंड हाफ। देखो मेकर्स ने इतना बिल्डअप लिया, स्टार्टिंग में एक इमरजेंसी मीटिंग दिखाई और येटी को ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो इस मूवी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा। इंस्पेक्टर शिवम आए थे येटी को ढूंढने, पर मूवी में एक सर्टेन पॉइंट के बाद इंस्पेक्टर येटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। इवन मूवी में टाइटल कार्ड के बाद येटी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, और उस क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। मूवी में दोबारा इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। मे बी पार्ट 2 में येटी का कोई मेजर रोल हो, पर पार्ट 1 में येटी सिर्फ नाम ही है, और इस चक्कर में मूवी की लेंथ फील होती है। लिटरली आप मूवी के स्टार्टिंग में बोर होने लगते हो, और जो ये इन्फॉर्मेशन ये काफी ज्यादा है, अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप मिस कर जाओगे। और सेकंड हाफ में मुझे सिर्फ क्लाइमैक्स ही ठीक लगा, पर ट्विस्ट अच्छा नहीं लगा यार। देवरा जिंदा रहता तो पार्ट 2 के लिए कुछ एक्साइटमेंट तो रहती, पर अभी पार्ट 2 के लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मैं देवरा मूवी के लिए था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जोरो भाई अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो प्लीज उसे कहिए सब्सक्राइब कर दीजिए।